हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका एजुकेशन स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है एक्सेल। एक्सेल में हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि डेटा एक्सेल में कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, कैसे डेटा मेंटेन किया जाता है, एक्टिव सेल क्या होती हैं, नॉन एक्टिव सेल्स क्या होती हैं, है ना, कैसे सिलेक्शन होता है हमारा, मेन्यू बार क्या है, टूल बार क्या है, टैब्स क्या है, हर एक चीज़ के बारे में हमने पढ़ा और इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेल में स्टार्ट होने वाला है डेटा वैलिडेशन। ठीक है कि डेटा वैलिडेशन का क्या यूज़ होता है। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि किस तरह से, जैसे कोई डेटा है, आपने देखा होगा जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो, है ना, तो उस फॉर्म में क्या होता है कि नंबर्स, अगर नंबर्स में, अगर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है तो वो नंबर्स में लेगा, वो टेक्स्ट में नहीं लेगा, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो वो उसमें स्पेसिफिक कंडीशन लगी हुई होती है, उस कंडीशन को आप कैसे अप्लाई करते हो, वही काम डेटा वैलिडेशन का होता है। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि उसे अप्लाई करके दिखाइए, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि डेटा वैलिडेशन का क्या यूज होता है। 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, यानी ताकि आप उसके आंसर्स तक इजीली पहुंच पाओ। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज के, और अपने टॉपिक को फिनिश करने के बाद 4-5 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, उन टॉपिक्स को फिनिश करने के बाद हम कुछ उससे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सब रेडी हैं मेरे साथ एक जोश के साथ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, बिल्कुल, ये आपको पता है कि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो आज का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि इनपुट हमें अलाउड करता है सेल में, कि हमें किस तरीके का हमें इनपुट चाहिए, किस सेल में क्या इनपुट अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर्स है तो इसमें हम टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, अगर डेट्स है तो वो डेट्स के ही उसमें आता है, इस तरीके से YY, MM और DD, यानी कि ईयर, जैसे अभी ईयर है हमारा 2005, ठीक है, मंथ हमारा कौन सा चल रहा है 6, डेट क्या है, तो जो भी डेट है आपको वो डेट लिखनी है। जैसे सपोज आज की डेट 25 है, ठीक है, या आज की डेट हमारी 18 है, ठीक है, 19 है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसे यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, क्लीन हुआ, क्लियर हुआ, 18 है, 25 है, 21 है, जो भी आपकी आज की डेट है आप उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा को अलाउ कर सकते हो, उस पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन आपसे आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि डेटा वैलिडेशन कैसे सेट किया जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि इनपुट को ये अलाउ करता है कि ये नंबर्स में है, डेट्स में, अगर एड्रेस होगा तो एड्रेस आपका नंबर्स और टेक्स्ट दोनों में ही होगा, है ना, तो इस तरीके से आप इसमें स्पेसिफिक कंडीशन अलाउ कर सकते हो। ठीक है, अब इसी को ही हम करके देखते हैं। चलिए एक बार देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, तो डेटा वैलिडेशन जो आता है, ये डेटा वैलिडेशन आता है आपके डेटा टैब के अंदर। ठीक है, तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम डेटा टैब में गए, डेटा टैब पे जाने के बाद हमारा ये ऑप्शन है यहाँ पे डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन, इसको रीड करेंगे एक बार। प्रिवेंट इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग एंटर्ड इनटू अ सेल, अगर आप इसमें कोई भी इनवैलिड डेटा यानी कि नंबर्स हैं और अगर आप उससे में टेक्स्ट डालते हो तो वो आपको इनवैलिड डेटा शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल
you could reject invalid dates or number greater than 1000. You can also force input to be chosen from a drop down list values you specify. सपोज आपने नंबर्स की लिस्ट लगाई है और उसमें नंबर्स ग्रेटर देन 1000 है, तो क्या होगा? अगर आप इससे बिलो लिखोगे तो भी रिजेक्टेड, इससे हाई लिखोगे तो भी रिजेक्टेड। तो जो कंडीशन आपने इसमें अप्लाई की होती है, हमें बेसिकली फोकस उस कंडीशन को करना होता है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इतने डीप में हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ यहाँ तक सीखना है कि डेटा वैलिडेशन जो है आपका, ये कौन से टूल के अंदर आता है, कौन से टैब के अंदर आता है। तो ये डेटा वैलिडेशन हमारा डेटा टैब के अंदर आता है, और डेटा टैब के अंदर हमारा डेटा टूल्स है। डेटा टूल्स के अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? डेटा वैलिडेशन। क्या है? डेटा वैलिडेशन। क्लियर हुआ? तो मेन आपको ये 3 पॉइंट लर्न करने हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। हाँ, अगर आप लर्न करना चाहते हो तो आप एक और ऑप्शन चीज लर्न कर सकते हो कि डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में कितने ऑप्शंस आते हैं। तो देयर आर 3 ऑप्शंस। कौन कौन से आते हैं चलिए देखते हैं। ये हमारे 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो हमारा डेटा वैलिडेशन ही आता है, एक आता है सर्कल इनवैलिड डेटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो ये 3 ऑप्शन जो है ये हमारे डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। आपको 4 कोई भी चॉइस दे दी जाएगी और आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो इसमें से आता है। या तो वो क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव में पूछेगा या फिर वो आपसे क्वेश्चन नेगेटिव में पूछेगा। तो बेसिकली आपको जो याद रखना होता है वो ये याद रखना होता है कि अगर वो नेगेटिव पूछे, नॉट, नो, इनमें, डजंट, इसमें अगर ऑप्शंस आ रहे हैं तो इन दैट मीन्स वो नेगेटिव में आपसे आंसर पूछा। आप उसे पॉजिटिव में मार्क नहीं करोगे कि नहीं ये ऑप्शंस आते हैं। अगर वो नेगेटिव में पूछा है तो डेफिनेटली वो आपको 3 ऑप्शन वो देगा जो इसमें आ रहे हैं और एक ऑप्शन वो देगा जो इसमें नहीं आ रहे। ठीक है? और पॉजिटिव में अगर चाहिए तो वो आपको 3 नेगेटिव देगा, एक पॉजिटिव देगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को पहचानना होता है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चंस को पहचानना अच्छे से नहीं आएगा आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी कंडीशन पर फॉर्मेटिंग जब चेंज होती है कि आपने कोई कंडीशन लगाई है, ठीक है, और जैसे आपके सपोज आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है, अब उसमें ये पूछा गया है कि जिनकी जो 32 बिलो हैं वो तो हो गए फेल। ठीक है, वो हो गए फेल। अब जो हमारे 90 प्लस हैं वो एक्सीलेंट, जो हमारे 80 टू 89 तक हैं वो वेरी गुड। तो इस तरीके से क्राइटेरिया जो हम डिफाइन, और क्राइटेरिया लगाने के बाद जब हम उसकी कंडीशन पे अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो सारा प्रोसेस कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कि आप न्यूट्रल लगा लो, बैड लगा लो, एक्सीलेंट लगा लो और हर किसी को एक अलग अलग कलर्स पे डिफाइन कर दो। तो ये हमारी क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने देखी भी थी, पढ़ी भी थी, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। चलिए देखते हैं कैसे। स्क्रीन पर देखिएगा, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर एक बार। ठीक है, ये एक्सेल है। ठीक है, हमने अभी एक्सेल पे क्या पढ़ा था? डेटा वैलिडेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी कहाँ पे आती है? होम टैब के अंदर आती है। ठीक है, होम टैब में आप देख रहे हो कि हमारे स्टाइल्स ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप के अंदर हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट, न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल, दीज ऑल आर ऑप्शंस। ठीक है, बेसिकली हम जो वर्क करते हैं वो इन पे करते हैं, इन 5 पे। ठीक है, अगर आपको अपने रूल्स को हाईलाइट करना है तो आप कर सकते हो, टॉप बॉटम रूल्स लगा सकते हो, डेटा बार्स पे लगा सकते हो, कलर स्केल चेंज करना है तो कर सकते हो, कोई आइकन सेट करना है लाइक बुलेट लगाना है या कोई भी किसी भी तरीके का थंबनेल लगाना है, आप यहाँ पे आइकन सेट से आप उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे, स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है
कि अभी मैंने आपको मार्क्स का बताया था, रिजल्ट का बताया था, तो सेम उसी तरीके से ये पूरी कैलकुलेशंस है। इन कैलकुलेशंस में हेडिंग 1 है कि अगर ये 20% हुआ तो आप ये एसेंट दोगे 20, इसे मतलब जो भी आपको एसेंट देना है, फिर 40% वाले को ये एसेंट देना है, एसेंट 2, एसेंट 3, एसेंट 4, तो किस वाले को कौन सा एसेंट देना है, यहाँ पे है कॉमा नंबर फॉर्मेट में लेना है आपको। किस तरीके से करना है, अगर पिंक बैड है तो पिंक आएगा, ग्रीन है तो गुड आएगा, येलो है तो न्यूट्रल यानी कि है। तो इस तरीके से ये कलर भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो। इससे आप कोई भी स्केल लेना है वो ले सकते हो। जैसे भी आपको अपनी हेडिंग्स को कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप उसे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? टॉप टू बॉटम करनी है या लेफ्ट टू राइट करनी है, तो बेसिकली आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि ये जो है आपका होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आता है। और ये जो ऑप्शन है ये क्यों यूज में होता है, ये अगर आपको अपनी डेटा में कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है हमारा टॉपिक पाइवट टेबल। क्या आता है? पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का क्या मतलब होता है? पाइवट टेबल होता है हमारी डेटा समराइज करने के लिए, कि हमारे पास बहुत सारा बड़ा डेटा है और हमें उसे पाइवट टेबल में हमें उसे मतलब कि एक ही पेज पे कन्वर्ट करना है, बहुत सारे डेटा को छोटा करना है, शॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। ये एडवांस एक्सेल लेवल का ये टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखिएगा, एक्सप्लेन करती हूँ। तो पाइवट टेबल सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइवट टेबल कहाँ यूज में होती है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमें क्या करना है, पाइवट टेबल का यूज करना है। तो पाइवट टेबल का जब हम यूज करते हैं तो पाइवट टेबल जो ऑप्शन आता है वो इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स ग्रुप में पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है। जैसे सपोज आपकी पाइवट टेबल का यूज हमें एक मीटिंग में अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक मीटिंग है और मुझे अपने डेटा को प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, और उन 100 स्टूडेंट्स का जो डेटा है तो मुझे वहाँ पे मीटिंग में शो करना है कि हमारे 10 to 20% वाले कितने हैं, 30 to 40 वाले कितने हैं, 50 to 60 वाले, यानी कि जो हमारा बड़ा डेटा है उसको हमें समराइज में छोटे फॉर्म में अगर हमें उसे एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, कि सिंपल हमारे पास बहुत सारा डेटा है, क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, हमने सिंपल यहाँ लिखा कि हमारे पास 90 to 100 वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, 80 to ये वाले इतने हैं, और बस हमारा काम हो जाता है और उनके यहाँ पे साइड में नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि बड़े डेटा को छोटे फॉर्म में अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं, और ये हमारा इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स ग्रुप में पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो आई होप आज आपको ये वाले सारे टॉपिक्स जो हैं ये क्लियर हो गए। आज हमने डेटा वैलिडेशन भी पढ़ा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा है, पाइवट टेबल पढ़ा है। am I right? तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हम कुछ 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ आज करने वाले हैं, जिससे आपको पता चले कि एक्सेल टॉपिक से आपके किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप अपने आंसर्स को एलिमिनेट करोगे और अपने करेक्ट आंसर्स तक पहुंचोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .xc। देखिए ये डॉट लगे हुए होते हैं, ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये एक्सटेंशन नेम में ये डॉट जरूर लगे हुए होते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एक्सटेंशन नेम है, कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, आप कौन सी फाइल का यूज कर रहे हो। क्लियर हुआ? तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है बताइए। तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है आपका, बताइए क्या है? देखिए .xlx, .xlsx, .docs, .pptx। नहीं, ये तो प्रेजेंटेशन का है, डॉक्यूमेंट का है, ये है हमारा एक्सेल का। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेल रेफरेंसिंग किस टाइप का होता है। मैंने आपको बताए थे रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड, ये तीन बेसिकली हमारे सेल रेफरेंसिंग होते हैं। एक्सटर्नल किसी तरह का कोई भी रेफरेंसिंग नहीं होता है हमारा। तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों तरीके की रेफरेंसिंग की बात हो रही है, तो ये हमारा कौन सा रेफरेंसिंग है, मिक्स्ड रेफरेंसिंग है ये, यानी कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। क्लियर हुआ? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीड करिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रीड करिए और आंसर लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में। एक्सेल में सम A1 टू A5 का क्या आउटपुट होता है? A1 प्लस A5 होता है, A1 से A5 तक का हो टोटल होता है, A1 का स्क्वायर होता है, या फिर एरर होता है? बताइए। चलिए करके देख लेते हैं। A1 में मैंने लिखा 20, 25, 15, 36, 45, ठीक है। अब A1 से A5 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसका क्या आउटपुट होता है, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आउटपुट क्या होगा, A1 प्लस A5 होगा, या A1 से A5 तक का टोटल होगा, या A1 का स्क्वायर होगा, या एरर होगा। अरे भाई हमें टोटल ही तो करना है, सम बोला है ना, तो A1 से A5 तक का पूरा ही तो टोटल होगा, सिर्फ A1 का नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसने हमें क्या बोला है, A1 टू A5 बोला है, ठीक है। तो जब इसने A1 कोलन A5 बोला है, तो इसका मतलब इसका आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, A1 से A5 तक का टोटल। क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। रीड करिए। फिल हैंडल का यूज किसके लिए होता है? फिल हैंडल क्या होता है बताइए, मैंने आपको बताया था। फिल हैंडल का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है, डेटा वैलिडेशन के लिए होता है, फॉर्मूला कॉपी करने के लिए होता है, या फिर प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है? तो जैसे सपोज मैंने यहां लिखा मंडे, फिर लिखा ट्यूसडे, ठीक है। अब मैंने इसे क्या किया, इसे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सारा आ गया। यहाँ पे देखो ये ऑटोफिल ऑप्शन होता है, ऑटोफिल ऑप्शन के अंदर हमारे सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यानी कि फॉर्मूला कॉपी करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? फिल हैंडल का यूज करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी मुझे आंसर करेंगे, सिर्फ एक या दो बच्चे आंसर कर रहे हैं, जो कि कंसीडर नहीं किया जाएगा। मुझे आप सबके आंसर चाहिए, क्योंकि आप सबकी नॉलेज, आप सबके एग्जाम्स, आप सबका रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ एक या दो बच्चों से नहीं करना है, हमें सब बच्चों का रिजल्ट 100% रिजल्ट चाहिए, जिसके लिए आप अपनी खुद क्वेश्चंस करिए, उसके आंसर्स अपने मार्क करिए, किसी नोटबुक में लिखिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, जिससे कि मुझे आपके आंसर्स बाद में मैं देख पाऊँ इसलिए, ठीक है। और मैं कंटिन्यू भी रैंडम भी आप लोगों के आंसर्स चेक करती जा रही हूँ कि कौन कौन सही आंसर्स दे रहा है, ठीक है। तो प्लीज 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 सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और सभी इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा फंक्शन सबसे बड़ा वैल्यू रिटर्न करता है? अगर आपको बड़ा वैल्यू निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, छोटा निकालना है कौन सा यूज करोगे? लार्ज कोई होता ही नहीं है फंक्शन। एवरेज तो हमारा परसेंटेज हो गया ना, तो मैक्सिमम होगा। बड़ा रिटर्न यानी मैक्सिमम। देखो कैसे, जैसे अगर मुझे इसमें से कोई भी बड़ा चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इक्वल मैक्स, ठीक है, और इन सबको सेलेक्ट कर लूंगी। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करूंगी, एंटर करूंगी, तो ये यहाँ पे इसने बता दिया कि ये 45 जो है, ये इन सारे नंबर्स में ये सबसे मैक्सिमम है, ये बड़ा नंबर है।
तो इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। इसी तरह से हम इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि जो हमारा डेटा है उसमें सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, या किस प्रोडक्ट का सबसे कम अमाउंट है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी हम इससे मिनिमम की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 6th क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर रीड करिए। इक्वल इफ A1 ग्रेटर देन 50, तो ये पास है, नहीं तो ये फेल। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? अगर A1 45 है तो क्या होगा? डेफिनेटली वो फेल होगा। वो कह रहा है 50 से अबव होना चाहिए तो ही पास है, अगर 50 बिलो है तो वो क्या है? वो फेल। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे इसका ऑप्शंस भी हमें बता रहा है कि A1 किसके इक्वल है? 45 के। तो जब A1 इक्वल है 45 के, इन दैट मींस ये क्या है? ये फेल है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल किस लिए यूज में आती है? बताइए मुझे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, होम टैब के अंदर हमने फिल्टर वगैरह लगाए थे। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, यही क्वेश्चन में था, देखिए रीड करिए, रीड करिए फटाफट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का यूज होता है फिल्टर को रिमूव करने के लिए या फिल्टर को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है, फिल्टर को रिमूव करने के लिए या फिल्टर को अप्लाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बताइए, यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिल्टर ऑन ऑफ करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। पाई चार्ट किस टाइप के डेटा के लिए यूज में आता है? टाइम बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड या फिर सीक्वेंशियल? पाई चार्ट जो डेटा होता है, देखिए वैसे तो हमारा डिफरेंट तरीके के हमारे चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है, बार चार्ट भी होता है, डिफरेंट तरीके के हमारे यहाँ पे चार्ट हैं। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, डिफरेंट तरीके के चार्ट है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ पाई चार्ट की बात करें। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद पाई पे क्लिक कर दिया, पाई पे क्लिक किया तो अब देखो ये यहाँ पे आ गया। तो ये जब इस तरीके से आ गया तो ये यहाँ पे आपको किस पे बता रहा है? वैल्यू आपकी क्या दे रहा है? ये परसेंटेज पे दे रहा है, परसेंटेज पे दे रहा है कि ये जो सबसे ज्यादा परसेंट है, ये परसेंट हमारा जो है ये 50% वाला बच्चा है। देखो मैं दिखाती हूँ, ये हमें ये बता रहे हैं कि ये जो ये ज्यादा रेशियो वाला बच्चा है, ये हमारा है एक मिनट कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, ये हमारा है 50 to 60% वाला बच्चा। जो ये कम वाला है, ये बिल्कुल ग्रीन वाला, ये हमारा 90 अबव है, 90 एंड अबव वाला बच्चा है। ठीक है, ये हमारा 32% बिलो वाला बच्चा है। ठीक है, ये जो ये बच्चा है ये हमारा आता है आपका 60 to 80% वाला। ठीक है, और इसके बीच का जो भी बचता है वो हमारा ये यहाँ आ जाता है लाइक 50% to 33%। ठीक है, तो यानी कि ये सारा डेटा किस में हो रहा है? परसेंटेज वैल्यू में हो रहा है। किस में हो रहा है? परसेंटेज वैल्यू में। तो यानी कि पाई चार्ट का बेसिकली काम ही यही होता है कि परसेंटेज वैल्यू में आपके डेटा को शो करें, रिप्रेजेंट करें। तो इसका आंसर क्या हो गया? परसेंटेज बेस्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल 2010 में मैक्सिमम कॉलम काउंट क्या होता है? बताइए। 256 होता है या फिर 10,48,576 होता है,
16,384 होता है या फिर 65,536 होता है। आपको पता है एक्सेल 2010 में मैक्सिमम कॉलम काउंट होता है 16,384 कॉलम काउंट मैक्सिमम, ठीक है। और ये रो काउंट होता है, क्या होता है, ये हमारा रो काउंट होता है, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। हमने बात की थी रोज और कॉलम्स की, एक सिंगल वर्कशीट की बात, इन अ सिंगल वर्कशीट, क्लियर हुआ, एक सिंगल वर्कशीट में, ठीक है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज क्या करता है, फॉर्मूला बनाता है, सेल का साइज बढ़ाता है, या कंडीशंस के बेस पर फॉर्मेट अप्लाई करता है, या फिर चार्ट बनाता है। चार्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो चार्ट को हम क्या करेंगे, चार्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे, चार्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, फॉर्मूला नहीं बनाता ये कोई भी, सेल का साइज भी नहीं बढ़ाता है, तो अपने आप ही हम इसके आंसर्स तक पहुंच चुके हैं कि कंडीशन के बेस पे फॉर्मेट अप्लाई करता है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ही यही होता है, इसमें लिखा हुआ है कि हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। और कंडीशन हम कैसे अप्लाई करते हैं कि हमारा कोई भी डेटा है, हमें उस पे कंडीशन अप्लाई करनी है कि हाँ ये बच्चा हमारा बैड है, ये एक्सीलेंट है, ये हमारा गुड है, ये हमारा वेरी गुड है, या ये हमारा न्यूट्रल बच्चा है। तो ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, हमारे कंडीशन के बेस पे ही हम इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है। चलिए हम करके ही देखते हैं। देखिएगा अपनी स्क्रीन पर कि नाउ फंक्शन का वर्क क्या होता है, ये आप मुझे देख करके अभी बताएंगे। हम अप्लाई करते हैं, देखिएगा। इक्वल दिख रहा है आपको, चलिए अब देखिएगा, ठीक है। नाउ ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, सिर्फ इतना लिखा, एंटर कर दिया। क्या आया है, हमारी आज की करंट डेट आ गई है 19 जून 2005, और करंट टाइम आ गया है कि क्या टाइम हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये डेट और टाइम हमारा यहाँ पे शो होता है, क्लियर हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि करंट डेट एंड टाइम को ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट डिलीट करने का शॉर्टकट क्या होता है। अगर आपको कोई भी वर्कशीट डिलीट करनी है तो उसका शॉर्टकट क्या होगा, राइट क्लिक एंड डिलीट। क्या होगा, राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन, यानी कि देखो कैसे, जैसे सपोज मुझे शीट 3 डिलीट करनी है, मैंने राइट क्लिक किया और डिलीट ऑप्शन पे चली गई, हमारी शीट 3 क्या हो गई, डिलीट हो गई, क्लियर है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, काउंट फंक्शन किस टाइप के सेल्स को काउंट करता है। काउंट फंक्शन किस टाइप के सेल्स को काउंट करता है, ये एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, अल्फाबेटिक काउंट करता है, न्यूमेरिक काउंट करता है, या और टाइप्स काउंट करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देख करके। बिल्कुल, ये हमारे एम्प्टी जो स्पेस होता है उसे भी काउंट करता है। देखिए यहाँ रिव्यू में एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई चेक इट। तो वर्ड काउंट जो होता है बेसिकली हमारा ऑल टाइप्स के डेटा को हमारे काउंट करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि कंट्रोल प्लस एस का क्या काम होता है एक्सेल में। चाहे एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, कंट्रोल एस का मतलब होता है डेटा को सेव करना, ठीक है। डेटा को सेव करना, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का
आपकी स्क्रीन पर एक्सेल में डिफॉल्ट शीट नेम क्या होता है? बुक 1 होता है, शीट 1 होता है, एक्सेल 1 होता है या फिर पेज 1 होता है? तो जो आपका पेज 1 नहीं होता, इस तरीके का कोई भी ऑप्शन कट, एक्सेल नहीं होता, बुक 1 जो होता है ये आपका किस में होता है? डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट यानी कि हो गया आपका MS वर्ड, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया शीट 1। बताओ क्या ये मैंने सही कहा? ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अभी तक आज हमने पूरा एक्सेल फिनिश किया है। कल हम इससे रिलेटेड और कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स हो रहे हैं किसी भी सेशन में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपका कंसर्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डाउट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए